Assalamualaikum and welcome to yet another season and conversation of Candid with Sidra Iqbal. एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम बात करते हैं दिल की और ख़ास तौर पे इसका जो कैंडर है यानी खुलकर बात की जाती है. We try to keep away the filters and more importantly we try to learn from our guests कि उनकी ज़िंदगी के जो तजुर्बात रहे हैं, जो insights रही हैं, उससे हमारे viewers कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं. Today we have someone who's been a part of the logistics industry for almost 4 decades now. इनकी 30 साल पुरानी कंपनी है जो माशाल्लाह दुनिया भर के साथ इंटरैक्ट करती है. वन ऑफ द लीडिंग लॉजिस्टिक्स ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान. और आइए आज इनसे जानते हैं कि जब हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यानी 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसकी ज़रूरियात की बात करते हैं तो उसमें हमारी सप्लाई चेन, हमारी लॉजिस्टिक्स का क्या किरदार हो सकता है. आर वी मूविंग विद द वर्ल्ड या देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डिज़ायर्ड. हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद चौधरी साहब, हु इज़ द ग्रुप CEO एंड चेयरमैन ऑफ द डायनामिक वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स ग्रुप. अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपसे ऑफलाइन भी हो रही थी एंड आई वांट द एसेंस ऑफ दैट टू बी कन्वेड टू माय व्यूअर्स एज वेल. तारिक साहब, 30 साल आपकी कंपनी, आपका ग्रुप है, लेकिन उससे भी पहले 10 years before that you entered the logistics groups and आपने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना और उसके बाद अपनी कंपनी कायम की. तो वो जो शुरुआत थी, how did you get into the logistics and the supply side, उससे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़. Actually I belong to agriculture class. My life is full of evolution. And my first major decision was that I belong to north part of Pakistan. So first migrated myself to Punjab University Lahore. I did my MPA, Master in Public Administration. And during my last master's, I got an opportunity. The world-reputed airline, Air France, cargo. So they had a need of a station manager in Sialkot. And year was 1985. So within 1 year, I went to France and did my basic course from Arley Airport. And it would be very pleasant thing for the audience, for yourself as well, that within 1 year, I took a decision to not to do any further employment, and I have to do my own. अच्छा. Within 1 year. So that was a very encouraging and bold decision of my life. I was knowing nothing, but I thought that if I have to remain in this profession, I have to do my own. I got married in Karachi. And I thought that if I have to be successful in this field, I have to relocate myself to Karachi. लेकिन आप जब कराची आए तो ये तकरीबन बात है 1991 की, if I'm not wrong. 91 in Karachi was supposed to be one of the most dangerous times. यानी यहाँ से तो हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग वापस, अगर उनका ताल्लुक़ कराची से नहीं है तो वो अपने दूसरे शहरों में, अपने इलाकों में वापस जा रहे थे. आपने कराची आने का फ़ैसला किया, इसकी क्या वजह थी? मेन थिंग वाज दिस वन दैट एक तो मेरी इसके हर डिसीजन के पीछे मेरा पैशन था, मेरी कमिटमेंट थी एंड मेरी करेज एंड बोल्ड डिसीजन थे. सो उस वक्त तमाम जितनी भी एयरलाइन पाकिस्तान में, उस वक्त सारी एयरलाइंस, लुफ्तांसा, एयर फ्रांस सब ऑपरेट कर रही थी और नॉर्थ में कोई भी एयरलाइन नहीं थी. सेकेंड, पोर्ट जहाँ पे थी, तमाम शिपिंग लाइन जहाँ पे थी. तो मैंने एक कैलकुलेटेड डिसीजन किया कि दैट वाज द अर्ली फेज ऑफ माय लाइफ कि इफ़ आई हैव टू बी सक्सेसफुल देयर इज़ ओनली वन रीज़न, इफ आई हैव टू रियली क्विट. तो उस वक्त मुझे ना कोई फियर था, सिंपली एक था कि मुझे आई हैव टू एक्सेल माय एबिलिटीज़. तो डेफिनेटली आई एग्री विद यू. उस वक्त जो कंडीशन थी दैट वाज नॉट कंड्यूसिव टू द बिजनेस. लेकिन अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला बोल्ड लोगों को ही, करेजियस लोगों को ही अल्लाह पे बैक करता है. तारिक साहब, जाने अनजाने आपकी कहानी के साथ और डायनामिक्स ग्रुप के साथ कराची की कहानी और पाकिस्तान की इक़्तिसादियात मुझे जुड़ी हुई नज़र आ रही है. यानी 1991 में आपका कराची आना, लेकिन जैसे आपने ख़ुद इशारा किया कि उस वक्त तमाम एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेट करती थी. 90s में कराची वाज स्टिल रोबस्ट एंड फ्लरिशिंग. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ऑलमोस्ट पूरे इकोसिस्टम को बदलते हुए देखा होगा, एंड फॉर द वर्स. आपके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे एक्सपीरियंसेस क्या थे जब जिन एयरलाइंस का आप जिक्र कर रहे हैं आज ये कराची में ऑपरेट नहीं करती? बिल्कुल आपने बात सही कही. एक्चुअली जहाँ मैं
यहाँ पे ये भी कहूँगा कि फ़ाबिय्य लाहे रुबैकुमा तो ज़बान, आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैंने इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट मैंने फादर से बात की कि आई हैव टू डू माई ओन। उन्होंने कहा बेटे आपने ना मुझसे कुछ एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे डिमांड किए हैं, तो और 1 साल में आप कौन से चैम्पियन हो गए हैं कि भाई अपना यू हैव नो इतना अपना एक्सपीरियंस ले लिया है कि आप चाह रहे हैं कि मैं अपना ओन करना है। मैंने कहा बूढ़े मैं आई लाइक टू डू समथिंग, आई लाइक टू एक्सेल माई एबिलिटीज़, आप मुझे प्लीज़ आई नीड योर परमिशन। तो वो जो मोटिवेशन थी, जो वो एक कमिटमेंट थी, वो मुझे आगे लेके चली गई यहाँ। लेकिन मैं कई दफ़ा रियलाइज़ करता हूँ कि सेल्फ में कहने तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल जर्नी होता है। आई नो और गॉड नोज़ कि मैंने किन किन स्टेजों से गुजरा, क्या क्या हुआ, क्योंकि मेरी अपनी नज़र में बिज़नेस विदाउट हैविंग अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता। लेकिन मैं उसके साथ मैं कहता हूँ कि आपको हमालिया भी सर कर लेते हैं अगर अंदर आपके कमिटमेंट है, पैशन है, डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, लक फैक्टर हैं, तो और प्लस सराउंडिंग में आपके लोग होते हैं और उनकी जो प्रेयर्स होती हैं, खुदा ताला का फजल होता है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, तो एंड ऑफ द डे यू विन द वर्ल्ड। तो आप इजाज़त लेके जब कराची आए, कल्चर शॉक लगा आपको? कराची के बारे में तासुर ये है कि बड़ा तेज़ रफ्तार शहर है, किसी के बारे में सोचता नहीं है, यहाँ पे अगर रुक गए तो लोग रोनते हुए चले जाते हैं। आपने ऐसा ही कट थ्रोट पाया कराची को? ये थोड़ी सी मेरी थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि माई लाइफ पार्टनर इज़ माई फर्स्ट कज़न एंड माई अंकल वाज हियर, और एक मॉरल एक पोर्ट होता है वो था, एंड ऑल माई किड्स वर बॉर्न हियर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग if मैं अपने अर्ली स्टेजेस को रिकॉल करूं और आज करूं, तो इंसान के अंदर इंसान को कंटेंटेड होना चाहिए। मुझे तो आज तक कभी नहीं लगता था कि पहले दिन भी सब कुछ था, आज भी सब कुछ है। और इंसान का जो ज़हनी और दिल का इत्मीनान है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं अपने हर लम्हा, चाहे मैं कैरियर से स्टार्ट में था चाहे आज हूँ, मेरी कोर सक्सेस के रीज़न हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह है कि जो अल्लाह ने अता कर दिया है उस वक्त हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जज्बा जो है गुड टू ग्रेट का है कि हर वक्त जज्बा होना चाहिए गुड टू ग्रेट का, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने अता की हैं उसके ऊपर हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो मैं इस जर्नी में खुदा के फजल, माँ बाप के बाद सबसे बड़ा जिस चीज़ को डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने लाइफ पार्टनर को। शी हैड अ ग्रेट सपोर्ट टू मी। मेरे बच्चों की स्कूलिंग से लेके, ग्रूमिंग से लेके, और स्पेशली आप जब सेल्फ मेड होते हो तो उस वक्त ना आप दिन देखते हो ना रात देखते हो, तो लेकिन हाउ शी ग्रूम्ड, हाउ शी टुक केयर ऑफ द होम, उसमें एक एक लम्हा मैं समझता हूँ कि उनका मेरे साथ शाना बशाना खड़े होना। नामली मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखा है, वो टाइकॉन बनते हैं, वो कहते हैं कि जी सब कुछ हमने, मैं कहा नहीं, जब तक लाइफ पार्टनर आपके साथ डेडिकेटेड और सिंसियर ऑनेस्ट नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही। तो उस वजह से हम दोनों की कह लें या मैं अपनी कह लूँ, हमारी कुछ थोड़ी सी लाइफ की एक सक्सेस के रीज़न ये भी है, जो आपने कराची की लाइफ है, हम बहुत सारा डिट्रैक्ट नहीं हुए, हम सिराते मुस्तकीम पे रहे हैं। हमने अपनी 2 ही चीज़ें की हैं, मैं बिज़नेस पे फोकस था और उनका ज़्यादा फोकस बच्चों पे और घर पे था। तो जब आप अपना फोकस ब्रेक नहीं करते और लाइफ को डिसिप्लिन वे में आप रन करते हैं तो अल्लाह ताला खुद बहुत सारी आपको सक्सेस ला देता है। लेकिन आपका ताल्लुक जिस फील्ड, जिस इंडस्ट्री से है, लाइक साहब, कहा जाता है कि इसमें करप्शन बहुत है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली नीदर लजस्टिंग और फॉरवर्डिंग, अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं कहूँगा आवर सोसाइटी हैज़ बिन करप्टेड टॉप टू बॉटम।
मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो करप्शन का है। अदरवाइज मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान का इशू एज ए इंडिविजुअल नहीं है। पाकिस्तान का अगर नाम ख़राब है तो एज ए होल है। इंडिविजुअल ऐसे सिदरा आप हैं माशाल्लाह, मैं आई अनडाउटेडली यू आर अ प्राइड ऑफ आवर नेशन। मैं अपनी बात करता हूँ तो हर इंसान इंडिविजुअली उसके बहुत पोटेंशियल्स हैं, क्रीडेंशियल्स हैं, लेकिन एज ए जब हम टीम बनते हैं, एज ए कंट्री बनते हैं, तो हमारा इंटरनेशनली भी लोकली भी हमारे चंद लोग करते हैं, एक टेरिटरी में करते हैं, इंटरनेशनली जाकर कोई भी गलत चीज़ करते हैं तो वो मैं समझता हूँ दैट ब्रिंग अ बैड नेम टू द कंट्री। एब्सोल्युटली। तो अगर, लेकिन मेरी नज़र में करप्शन नीचे से ऊपर ठीक होने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर से नीचे ठीक होने की ज़रूरत है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला काम बनता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिटी है जिसमें मैं खुद भी हूँ, चाहे मीडिया है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब थिंक टैंक को बैठना चाहिए। आपको लगता है कि जो स्टेप्स या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, इकॉनमी की बेहतरी के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारा पता नहीं क्यों एक तखरीबकारी वाला जहन है कि हम कोई ना कोई लकूना ढूंढ लेते हैं। एक बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के सनतकारों ने, तजारती तबके ने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का गलत फ़ायदा उठाया? डेफिनेटली आई नो देयर वाज अ फ्यू स्कैंडल्स वर देयर एंड होता यही है कि आज मैं, आपने ये क्वेश्चन किया है कि चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उसमें डिफरेंट लायर्स हैं, वो अपनी अपनी तरह एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। ये अफगान ट्रांजिट है, उसकी पॉलिसी है। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि कोई भी आप, एवरी बिजनेसमैन हैज़ द राइट टू मेक द मनी बट कंट्री शुड बी फर्स्ट। बट अनफॉर्चुनेटली कंट्री पीछे रह जाता है। हमें पर्सनल अपनी ग्रोथ की, पर्सनल एम्पायर खड़ी करने की जो जज्बे में लग जाते हैं। मैंने इस लाइफ को, इस बिज़नेस को, इस पूरी सोसाइटी को बड़ा क्लोजली, मैं एवरी डे मैं सीरियसली आई एम थिंकिंग टू राइट ऑटोबायोग्राफी एज वेल कि लाइफ है क्या। बिल्कुल। आप एक छोटा सा एक बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद एजुकेशन लेता है, ग्रोन अप होता है, शादी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो आप इसी तगो-दो में लग जाते हैं। लेकिन उस तगो-दो में कुछ लोग ये करते हैं कि अपना विदाउट हैविंग एनी एथिक्स, विदाउट हैविंग एनी डिसिप्लिन, हर चीज़ को कोलैप्स करते हुए आगे बढ़ने का जज्बा लेकर चलते हैं। बिल्कुल। तारिक साहब, पैसा बनाना तो हर कोई चाहता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है पूरी दुनिया में, यहाँ स्मगलिंग करना इतना आसान कैसे है? स्मगलिंग के रूट्स मुल्क से कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी जगह पे, और क्या वजह है कि हम इसको कट डाउन नहीं कर पा रहे? मेरे शो में फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेके FMCG तक, फास्ट मूविंग गुड्स की कंपनीज तमाम आती हैं, और तमाम इसी बात से परेशान हैं कि पाकिस्तान में इल्लीगल ट्रेड बहुत है, इलिसिट ज़राए से स्मगल होकर चीज़ें आ जाती हैं। अगेन दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये हर इंडस्ट्री में ऐसी है जी, हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसी है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो रियल मानों में एक इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रीज लगा के बैठे हुए हैं, और हमारे जैसे अदारे जो काम कर रहे हैं, दे हैव बिग चैलेंज फ्रॉम द मशरूम ग्रोथ फॉर दोज पीपल हु बिलीव ऑन अ शॉर्टकट। वो इस तरह की जिगजैग चीज़ें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में सबसे पहला फर्ज तो गवर्नमेंट का ही बनता है। जो रूलिंग बॉडीज़ हैं, जो जिन्होंने एग्जीक्यूट कराना है, ओवरऑल मैं अगर एनालाइज करता हूँ तो हम आज हमारा टैक्सेशन का जो सिस्टम है, इट्स अ ट्रू रेप्लिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बट प्रॉब्लम इज़ दिस वन, हमारे यहाँ इशू ये है कि हमें सब विजन भी है, सब नॉलेज भी है, हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते भी हैं, देखते भी हैं कि दे आर वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कोई आसमान से नहीं आए हुए। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को वेस्टर्न वर्ल्ड लेके, हाँ भाई हम कोई
पुअर कंट्री से नहीं, हम डेवलपिंग नेशन नहीं, हम भी वेस्टर्न वर्ल्ड। साहब लेकिन जोग्राफियाई तौर पे अगर देखें तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बड़ी प्रोटेक्शन दी हुई है। यानी अगर हम भारत से जो हमारा जुड़ा हुआ बॉर्डर है वहाँ तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके थ्रू कुछ स्मगलिंग हो, लेकिन क्या वहाँ से स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में? मैंने कहा है ना कि ये टोटल ही जैसे नारकोटिक्स की बात है जी, तो ये कंप्लीट केपीके है, वहाँ पोस्ट की काट होती है। तो पहली तो बात है उसको ख़त्म होना चाहिए। सही। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ऑल द ब्यूरोक्रेसी, ऑल द गवर्नमेंट, जितने भी उन सर्कल्स हैं सबको पता है। तो रियल एक प्लस अगली बात, दो हमारे जो चैलेंजेस है, एक कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है और सेकंड एग्जीक्यूशन नहीं है। सही। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, होना ये चाहिए कि आप 5 years का 10 years के आप अपना रोड मैप बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरी चीज़ों को टॉपल कर देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो तीसरी को कर देती है। तो जब कंसिस्टेंट, जब तक ग्रोथ नहीं होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो कभी भी कंट्री उस तरह, आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं जी। तो वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर है तो दैट इज़ द सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि पूरे निज़ाम को, सिस्टम को रिवैम्प होने की ज़रूरत है। बेसिकली पाकिस्तान में जो भी लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी, मैं समझता हूँ दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के लिए सबसे अहम बात लॉ एंड ऑर्डर होता है। सही। फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, फिर उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। इस सिस्टम में डज नॉट मीन कि जी बिजनेस कम्युनिटी को कुछ नहीं करना, बिजनेस कम्युनिटी को अपने रोल प्ले करना चाहिए। अभी पता चला है कि जी टैक्सेशन में चीज़ें रिवैम्प की जा रही हैं, दैट्स वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि अब पूरी वर्ल्ड में हर जगह पे, पहले मोबाइल नहीं होता था, अब हर जगह पे टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर जगह पे मैं समझता हूँ कि मैन इंटरेक्शन ख़त्म होना चाहिए, चाहे हमारा प्रोफेशन है, चाहे कोई भी प्रोफेशन है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को आना चाहिए। आपको लगता है कि गवादर विल बी अ मेजर गेम चेंजर? क्योंकि गुज़िश्ता 25 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स, ये पाकिस्तान के लिए, पूरे ख़ित्ते के लिए, सेंट्रल एशिया तक इसके फ़वाइद जाएंगे, सीपैक में इसका बड़ा रोल होगा। और अब हम देख रहे हैं कि गवादर जो एयरपोर्ट है वो भी एक इंटरनेशनल, वहाँ पे फ़्लाइट शुरू होने वाली हैं 10 जनवरी से। तो क्या ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए? इनिशिएटिव इज़ ग्रेट, लेकिन हमें पता है कि हम अपना, जहाँ हम कहते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इस्लामिक कंट्री, वी हैव द एटॉमिक पावर, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ उसके साथ साथ ये है कि जो जियो पॉलिटिक्स है उसके हमें बहुत चैलेंजेस हैं। सही। हमारी भी कुछ समझने के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी वजह से जिस अंदाज में उसमें फिर हमारी पॉलिटिक्स भी आ जाती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है। तो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अगेन ये है कि जब तक ये चीज़ सक्सेसफुल हो नहीं जाती उस वक्त तक आप, बड़ी अच्छी बात है कि ये सब सीपैक, फिर इसके बाद गवादर पोर्ट का होना, आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो लेकिन उसके डिफरेंट जो उसमें स्टेटमेंट पास होती हैं, इंटरनेशनल चीज़ें आ जाती हैं, लोकली आ जाती हैं, तो उससे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उसका कॉन्फिडेंस उस तरीके से बिल्ड नहीं हो रहा होता, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लैरिटी में नहीं होंगी, चीज़ें आगे कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं होगी, कंसिस्टेंट पॉलिसीज फिर मैं कहूँगा नहीं होंगी, तो कभी भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ओशन फ्रेट की या सी रूट्स की, ये सबसे चीप तरीका है, सबसे इनएक्सपेंसिव तरीका है और आपकी एफिशिएंसीज को कई गुना बढ़ा सकता है। तारिक साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश है कि हम ड्राई पोर्ट्स ज़्यादा देख रहे हैं? क्या इवेंचुअली कराची की बंदरगाह पूरे लॉजिस्टिक्स के लिए उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी? क्या उसकी मकबूलियत और उसकी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है? ये हम, इसकी 2-3 चीज़ें हैं। देखें, एक तो हमारी जितनी भी, मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पर थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड बात करूँगा जी। एक तो मैं कहूँगा कि कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपोर्ट जो हैं वो फ्लरिश नहीं करती जी। क्योंकि एक्सपोर्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज के साथ लिंक्ड है। हमें सब पता है कि ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज की
या तो जो आपकी सर्विसेज एक्सपोर्ट आईटी या आपका ये एक्सपोर्ट्स हैं, ये इससे फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, और या हमारे पाकिस्तान से जो मैन पावर बाहर गया हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी हमारी इंपोर्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट के मुकाबला में ज़्यादा हैं। तो नो डाउट सारे आपके बड़े ब्रांड पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रहे हैं, नाइकी है, वॉलमार्ट है, के मार्ट है, एडिडास है, जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं। लेकिन बेसिकली बिकॉज आई एम लिंक टू दिस ट्रेड, सबसे पहली बात तो यह है कि लॉजिस्टिक एंड फॉरवर्डिंग इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री इन द फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से जो टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, टॉक अबाउट यूरोप, टॉक अबाउट यूएस, टॉक अबाउट सिंगापुर, उनका जीडीपी का एक साइजेबल कंपोनेंट है लॉजिस्टिक। तो आज तक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट को उस तरीके से एक्नॉलेज ही नहीं किया गया। और मेरी अपनी रिकमेंडेशन बाय वर्च्यू ऑफ दिस पॉडकास्ट टुडे कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर्म होनी चाहिए लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट की, और उसमें जितने भी हमारे लॉजिस्टिक के प्लेयर्स हैं, से दैट शिपिंग लाइन्स हैं, एयरलाइंस हैं, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स हैं, मल्टीनेशनल हैं, उनको सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। और जितने भी KPIs और इंडिकेटर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो बेसिकली उसमें हमें, अगर मैं देखता हूँ ना, हमारे यहाँ आज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में वो टेक्नोलॉजी है जो वेस्टर्न वर्ल्ड इस्तेमाल कर रही है, ना हमारे पास वो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स वो है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमीज उस तरह नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लाइक टू प्राउडली क्लेम कि एज फॉर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन वी आर डूइंग अ लॉट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तारिक साहब, एक बड़ा ओवर सिंप्लीफाइड थॉट ये थी, और क्योंकि मैंने 10-12 साल हम फेडरल बजट डिबेट्स को कवर करते रहे हैं, तो एक नज़र समझी जाती थी और लोग कहते थे कि जी जब भी पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हुई और उससे हमें एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होगा, और एटलीस्ट दैट वाज द थॉट कि पाकिस्तानी रुपए की कदर अगर गिरेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स चीप हो जाएंगी और उसकी वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आज हम देखते हैं कि डॉलर आसमान को छू रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं बढ़ पाई हैं। बल्कि अगर इस फिस्कल ईयर के पहले 3 माह को देखते हैं तो सिर्फ हमारे पास 0.92% की ग्रोथ आई है, और पिछले साल इसी पीरियड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास 2.3% की ग्रोथ थी। तो हमारी इकॉनमी मज़ीद स्लो डाउन की तरफ जा रही है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो आपने एक्सचेंज रेट की बात की है, तो ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब सोच नहीं है कि जी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट लिंक्ड है जी। रीज़न बीइंग, जब इंपोर्ट आती है वो रॉ मटेरियल आ रहा होता है, रॉ मटेरियल आता है तो वो प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है, प्रोडक्ट में यूटिलाइज होता है तो देन फिनिश प्रोडक्ट बनती है, फिनिश प्रोडक्ट बनती है तो फिर एक्सपोर्ट होती है। तो लिहाजा अगर वहाँ से एक इंडस्ट्रियलिस्ट सेविंग कर रहा है या उसको अर्न हो रहा है फॉरेन डॉलर में, लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्ट में वो लूज कर रहा है, तो मेरी नज़र में हमें ये अगेन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत कुछ करना है। आज हमारा इंटरेस्टिंगली आज हमें बहुत बड़ा एज है कि हमारे यहाँ मैन पावर की कास्ट कम है। इस मैं समझता अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट इनकैश कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद इस पर करने की ज़रूरत है। हमारा कंपटीशन चाइना से है, हमारा कंपटीशन इंडिया से है, हमारा कंपटीशन श्रीलंका से है, हमारा कंपटीशन बांग्लादेश से है, तो एक रीजनल कंपटीशन है तुर्की से है। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस तरह का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्लोजली देखना चाहिए। फिर कुछ थोड़ी सी फिर अगेन ग्लोबल पॉलिटिक्स है कि उसमें आपकी कुछ आपको सब्सिडाइज डिस्काउंटिंग हो रही होती है इंटरनेशनली, वहाँ पे कुछ थोड़े से चैलेंज आ जाते हैं, कुछ और पीछे आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ अनफॉर्चुनेट चैलेंजेस हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में भी नहीं होते। आप जिन अनफॉर्चुनेट चैलेंजेस की बात कर रहे हैं उनको अक्सर लोग
लैंड ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे भी पाकिस्तान को देखते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान के दाएं और बाएं जानिब देखा जाए, यानी अगर सिर्फ कराची पोर्ट के लेफ़्ट और राइट पे देखा जाए, तो हम देखते हैं कि सारे पोर्ट्स फ्लरिश कर रहे हैं। GCC ममालिक के पोर्ट्स फ्लरिश कर रहे हैं। दुबई की बात करें, ओमान की बात करें, दूसरी तरफ हम अगर इंडिया की बात करते हैं, उनके पोर्ट्स भी फ्लरिश कर रहे हैं। वाई इज़ पाकिस्तानी पोर्ट बिकमिंग इररेलेवेंट? हमारे मेजर की चैलेंजेस क्या क्या हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स? अच्छा देखिए, अभी एक एग्रीमेंट्स कुछ हुए, आपके नॉलेज में होगा कि DP वर्ल्ड आया है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अबू धाबी पोर्ट ने अभी KPT के ऊपर कुछ चीज़ें की हैं। तो ये देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कुछ इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजी है या इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है, जैसा दुबई पोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, वैसे चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इररेलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर हम आप क्वांटम्स की बात करते हैं इन कंपेयर टू इंडिया, आज हमारे पास जो वेसल्स आते हैं, वी स्टैंड नोवेयर बट द स्पेस एंड द कंटेनर वॉल्यूम दे हैव व्हाट वी हैव। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमें कतन डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। मैं तो कभी भी इन चीज़ों से, अभी आपने दरमियान में भी बात की कि ये स्ट्राइक्स आ जाती हैं, कंटेनर्स धरने हो जाते हैं, तो वो होता ये है कि हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए इन चीज़ों के। वैसे उस वक्त मैं अजराहन मजाक भी और वैसे भी जानना चाहती थी कि जब ये पोर्ट्स पे जितने हमारे पास कंटेनर्स नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी सड़कों और शाहराहों पे होते हैं, तो इस पे कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है? जिसने एक्चुअली उस वक्त एक्सपोर्ट करनी होती है, उसको कंटेनर मिल रहा होता है? देखिए, ये अगेन वही क्वेश्चन है कि ये मेरे नॉलेज में हमारी कस्टमर्स हैं, उनका कंटेनर फ़र्ज़ करें लाहौर से चलना है या कहीं पड़ा हुआ है और वो अपना धरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उसकी गुड भी स्टफ़ है और कंटेनर वहाँ रुक जाता है। अब किसी को नहीं पता कि उसका कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो मर्चेंडाइज यहाँ से जानी होती हैं वो अल्टीमेटली किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जानी है, किसी आगे इंपोर्ट बायर ने लेनी, और आगे उसने किसी फिनिश प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होना है। अगर फिनिश प्रोडक्ट हैं तो उसने किसी जगह पे डिपार्टमेंट स्टोर में हैंग होना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं तो समझता हूँ कि काश हमारे कंट्री में जैसे करप्शन की बात की गई तो हमारा धरनाइज़म ख़त्म हो जाए, तो शायद कंट्री ऑल टुगेदर फ्लरिश हो जाए। सर, कुछ नंबर्स हैं आपके पास कि ये जो हम प्रोटेस्ट जब होती है और 3-3, 4-4 रोज़ के लिए जब आमदोरफ्त मुश्किल में पड़ जाती है, सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होती है, इससे क्या बिज़नेस इम्पैक्ट होता है? यानी आपके तो अंदाजे से होगा, आपके कस्टमर्स का, आपके क्लाइंट्स का कितना नुकसान हुआ है? ये स्पेशली मैं इसमें अगर कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब कंट्री के लिए जो पंजाब है, स्पेशली आज हमारी पूरे पाकिस्तान की जो ट्रेड है, कराची इज़ नो डाउट इकनॉमिक हब है जी। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज रिलोकेट हो गई हैं, फैसलाबाद, लाहौर, लेकिन लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, सियालकोट, इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आज मैं अगर क्लोजली देखूं तो अपना कराची का बिजनेसमैन आज भी हेवन में बैठा हुआ है इन कंपैरिजन टू द पंजाब, क्योंकि उनको वहाँ से सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कास्ट एडिशनल पड़ रही होती है। कराची का जो बिजनेसमैन है उसको नहीं ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आ रही होती है, उसने फैक्ट्री से अपना कंटेनर निकालना है और पोर्ट पे चले जाना है। फिर उनका जो ट्रांजिट टाइम है, से दैट सियालकोट ड्राई पोर्ट से, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट से, सियालकोट ड्राई पोर्ट से वो जो कंटेनर निकलना है उस पर वो टाइम लगता है। फिर उसमें थेफ्ट, पिरफ्रेज के चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर ये धरनाइज़म के चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह की अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो उनको एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज को चैलेंज है। भाई साहब, पिछले 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? अगर सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक्स को अप कंट्री की तरफ देखा जाए, लोग अक्सर इस बात की बड़ी तारीफ़ करते नज़र आते हैं कि पंजाब में जो हमारा रोड नेटवर्क है या फिर KP में जो रोड नेटवर्क है वो बहुत बेहतरीन है। हम देखते हैं कि बहुत डेवलपमेंट सिंध में भी हुई है, लेकिन इफ़ यू वर टू कंपेयर द प्रोविंसेस कि ये जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोटरवेज़ का, ये आपको कहाँ पर बेहतरीन लगता है और कहाँ गुंजाइश मज़ीद मौजूद है चीज़ों को बेहतर बनाने? नहीं, नो डाउट, अनडाउटेडली ये जो मोटरवे का है ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हुई है। से दैट पर्सनली भी आप ट्रैवल करते हैं, से दैट अभी रिसेंटली सियालकोट में डेवलप हुआ। पहले दे सब एक अच्छा भला आपको टाइम कंज्यूम होता था, तो डेफिनेटली जहाँ पे आपकी
कन्वीनियंस होती है ट्रैफिक की, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली मूव हो रही होती है, आपको उसकी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस हो रहा होता है। तो बाय एंड लार्ज मैं अगर कंपैरेटिवली करूँ, अगर पाकिस्तान की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ, अगर मैं मेन सिटीज़ की कॉरिडोर्स को देखूं, से दैट लाहौर मोटरवे आगे है, फिर फैसलाबाद साइड पे है, फिर सियालकोट साइड पे है, टुवर्ड्स कराची साइड पे है, दैट मच बेटर। लेकिन अभी डेफिनेटली होल ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जितनी आर्टरीज़ हैं उनको डेवलप होना है और चीज़ें। तो इसमें एक अगेन हमारा लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि मोटरवेज़ की इसमें हाई लोड्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है। तो असल में जो मैं अक्सर कई दफ़ा बात कहता हूँ कि मैं ज़रा थोड़ा सा जहाँ पे बताना चाहूँगा अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में। मैंने जैसे दरमियान में कहा कि मेरा 30 साल हर सफ़र मेरा एवोल्यूशन पे गुजरा, कि से दैट नॉर्थ पंजाब से लाहौर मूव होना, उधर से सियालकोट जाना, सियालकोट से कराची आना, और कुछ अर्सा लोकल फॉरवर्डिंग करने के बाद आई थॉट कि भाई अगर बिजनेस में सेल करना है तो आई हैव टू ट्रैवल इंटरनेशनली। देन आई ट्रैवल होल ऑफ द वर्ल्ड, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टनर्स नहीं बैठे हुए। तो हमारी जो लॉजिस्टिक दुनिया है दैट हैज़ बिन डिवाइडेड इन वेरियस, उसको हम क्या कहते हैं कि यूरोप है, उसमें यूके नॉर्थ कॉन्टिनेंट है, वेस्ट मेडिटेरियन पोर्ट्स हैं, ईस्ट मेडिटेरियन पोर्ट्स हैं, फिर फार ईस्ट की पूरी बेल्ट है, फिर चाइना कंप्लीट स्टेट है, फिर यूएस ईस्ट कोस्ट है, यूएस वेस्ट कोस्ट है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिर गल्फ़ है, फिर अपर गल्फ़ है, फिर साउदियन पोर्ट्स हैं, फिर एशिया पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तारिक साहब, मेरी नज़र से 50-50 का एक पुराना खाका गुजरा जो कि यूट्यूब पे था, और उसमें भी जिक्र हो रहा था किसी कस्टम्स ऑफिसर का, और हमेशा अजम्पशन ये होती थी कि जी उनके घर में बड़ी दौलत की रेल पेल होती है, इम्पोर्टेड चीज़ें नज़र आती हैं। क्या ये एग्जैजरेशन थी, कैरिकेचर था, और आज क्या सूरत हाल है 2025 में? इस सिलसिले में रिसेंटली एफबीआर ने, मैं फिर कहूँगा कि टैक्स साइड पे भी और कस्टम साइड पे भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, और उसमें बेसिकली उसकी कोर जो फिलॉसफी है वो ये है कि मैन इंडिविजुअल इंटरेक्शन कम से कम हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि माई बोथ द सन हैव बिन पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और उन बच्चों ने दोनों ने माशाल्लाह सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स की उनको एजुकेशन दिलवाई, और उधर से वो ग्रूम हुए। तो आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, लेकिन यू कांट हैव एन आइडिया एज लॉन्ग एज यू डोंट लिव इन दैट कंट्री, और उसमें आप उस कल्चर को नहीं समझते, सिस्टम को नहीं समझते। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आवर होल ऑफ द फैमिली इज़ द ड्यू नेशनल एज वेल, एंड वी हैव द ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी, और मेरे चारों बच्चों ने माशाल्लाह वहीं से ही अपना हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में सबने ली है। तो मैंने जो क्लोजली देखी है कि अपना, और यही होना चाहिए कि ना टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ना ही कस्टम के साथ किसी का कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, सारी ऑटोमेशन है। और आज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक अजीब ही मंतक है, हम पाकिस्तान ही वाहिद है कि 2 क्लासिफिकेशन कर दी गई हैं, टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर। व्हाट डज इट मीन? होना ये चाहिए कि एनीबॉडी दैट मे बी अ स्मॉल ट्रेडर or the big one, any individual who is making the money, they should be registered. तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये फिर अगेन जो, क्योंकि इनिशियली चीज़ों को उस तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, और होता क्या है कि जब एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसको दोबारा ठीक करने में फिर देन यू हैव टू मेक अ एक्स्ट्रा माइलेज एफर्ट्स। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जैसे प्राल सिस्टम आया, और उन्होंने कहा कि कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो ताकि करप्शन को ख़त्म किया जा सके, लेकिन ये एक एवोल्यूशन रही होगी। तारिक साहब, 30 साल के अरसे में अगर आपके पास कोई डायरेक्ट आया कोई एडवांटेज के लिए, कोई कमीशन के लिए, या आपसे कोई रिक्वेस्ट की कि बुक्स में हेरा फेरी कर दो, तो क्या आपका रिस्पांस रहा, और ये क्या चीज़ों ने आपको शॉक किया था इनिशियली? ये मैंने अपने शुरू में कहा कि अपना ये चैलेंज तो है, लेकिन ये कभी भी ये नहीं हुआ कि जी होल ऑफ द कंट्री ख़राब है। आज मैं ये कि फिर कहता हूँ कि जी हमारे इंडिविजुअल, हमारी नेशन इज़ ग्रेट, हमारा प्रॉब्लम है तो एज ए होल है। तो जब 2 लोग
किसी एक सिटी में, एक कम्युनिटी में, एक प्रोफेशन में कोई या इंटरनेशनल या लोकली ब्रिंग अ बैड नेम टू द कंट्री, वहाँ से कंट्री का फिर इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे 2-4 चीज़ें स्पेशली आई वुड लाइक टू recommend every individual businessman, every individual human being, लाइफ शॉर्टकट का नाम नहीं है। सही। मेरा प्रियर खुदा ताला की ज़ात पे बिलीव है, और ओवरनाइट रिच होना, वेल्दी होना, ये ड्रीम कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी तरक्की करनी है, कोई भी है, उसके ऊपर कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए, हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव होना चाहिए, ऑनेस्टी शुड बी योर की पॉइंट, डेडिकेशन पैशन के साथ काम करें, प्रोफेशन जेलसी नहीं होनी चाहिए, और एम्बिशियस ज़रूर होना चाहिए। विजन आपका आसमान पे होना चाहिए, और विजन ये नहीं कि पाकिस्तान में विजन होनी, ग्लोबली विजन को अपने लेके जाइए। अच्छा, जहाँ आप विजन की बात कर रहे हैं और प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, हर सियासी जमात जब वोट लेने आती है तो बहुत वादे करती है और आपको सब्ज़ बाग दिखाती है कि हम मुल्क की मईशत को सही कर देंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को ख़त्म कर देंगे, लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे। सर, आपने इतने सारे अदवार देखे हैं, सियासी अदवार, सबसे बेहतरीन सियासी दौर पाकिस्तान की इकॉनमी और आपकी इंडस्ट्री के लिए किसका था? ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वोट कास्ट नहीं करे, दैट इज़ अ क्राइम। 100% वोटिंग करना, दैट इज़ मैंडेटरी। सबसे पहला इशू ये है कि आपको हमारी जो नेशन है उसको इतना वेल अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए आज जिस तरह वोट बाय होते हैं, ये लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, या जिस तरह पार्टियां बनती हैं, या पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, तो किस तरह की डेमोक्रेसी है। तो मेरी नज़र में ये पूरे का पूरा सिस्टम रिवैम्प होने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि कौम को एजुकेटेड होना चाहिए। जब एजुकेशन होती है, सिविलाइजेशन आती है, आपको एटिकेट्स आते हैं, आपको अवेयरनेस होती है। लेकिन अगर हमारे पॉलिटिशियन लीडर रात ये चाहते हैं कि ये कौम ऐसे ही रहे, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी तारिक साहब, क्योंकि आपका वास्ता रहता है ट्रेडर्स से, बिज़नेस कम्युनिटी से, हम एक ही ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नज़र ये आता है कि एक दुनिया में जो इम्प्रेशन है कि इंडिया के बिज़नेसमैन या इंडिया के सनतकारों का जो विज़न है वो बहुत ब्रॉड है। हम अनफॉर्चुनेटली एक ज़माने में मैन्युफैक्चरर्स या सनतकार हुआ करते थे, आज हम ट्रेडिंग कम्युनिटी बनते चले जा रहे हैं। हम फ़लानी जगह से कुछ इम्पोर्ट करते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं, या उसी को अपने मुल्क और दूसरी जगहों पे सप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। What has gone wrong and do you think this is sustainable? उसकी नो डाउट चैलेंजेस वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी हैं, लेकिन नो डाउट एक तो कंट्री बहुत बड़ा है। लेकिन सेकंड बात ये है कि उनकी जो मेन अच्छी बात ये है कि वहाँ पे हमारी तरह गवर्नमेंट ये नहीं है कि कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। वहाँ पे कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी उनको होंगे। और सेकंड ये है कि उनको कुछ इंटरनेशनल उनको स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान को नहीं होती, बीइंग अ इस्लामिक कंट्री, जहाँ हमारी ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस्लामिक ब्लॉक के अंदर ही आपस में एक यूनिटी नहीं है जी। तो उस वजह से जब तक आप अपने घर में ठीक नहीं होगे तो हाउ यू कैन फाइट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो इसमें लेकिन उसके साथ साथ दिस कैन नेवर बी द एक्सक्यूज। हमारे यहाँ अगेन ये है कि हमारी सबसे पहली बैकबोन जो टेक्सटाइल है। अब जो होना क्या चाहिए कि अगर आई एम द बिजनेसमैन, अगर मैं मेरे बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच कि मैं बिजनेस तो लॉजिस्टिक शिपिंग का कर रहा हूँ और मैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे वैल्यू एडिशन इसी इंडस्ट्री में करनी चाहिए, इसमें टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए, डिफरेंट मुझे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो भी किसी हद तक इंडस्ट्रियलिस्ट की मजबूरी है। तो व्हाट दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन दुबई, दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री को जिस तरीके से फ्लरिश होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपको एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है। जैसे आप खुद एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन हैं, आपने एक बोल्ड डिसीजन लिया यहीं पे फ्लरिश करने का, इन्वेस्ट करने का, ग्रो करने का। आज आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, सरमायादार को डरा हुआ महसूस करते हैं?
डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बांग्लादेश में भी रिलोकेट हुए हैं, और वहाँ पे आज बांग्लादेश बाद में इंडिपेंडेंट हुआ है, और वहाँ की आप इस वक्त एक्सपोर्ट को देखें, पाकिस्तान को देखें, और फिर उसके बाद अपना ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि अपना चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को आई थिंक मजबूरी में अपना पैसा जब बाहर इन्वेस्ट करना, रीज़न ये है कि यहाँ वो बहुत हद तक वो स्केर्ड है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ नहीं है। गॉड फॉरबिड, हर जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि कल क्या होगा। बिल्कुल। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। तारिक साहब, अभी आप मेंशन कर रहे थे मुख्तलिफ ट्रेड रूट्स की और मुख्तलिफ पोर्ट्स की। मुझे ये बताइए कि मशरिक़ वस्ता की जो बदलती हुई सिचुएशन है, जहाँ अभी हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान, ये सब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की ज़िद में हैं, क्या ये आने वाले दिनों में वर्ल्ड ट्रेड को, वर्ल्ड सप्लाई चेन्स को, लॉजिस्टिक्स को इम्पैक्ट करेगा? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें ये, क्योंकि ये भी हर जो एक स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसको क्लोजली देख रहा होता है कि अगर आज फ़लस्तीन में ये कंडीशन हो गई हैं, से दैट सीरिया में ये हो गई हैं, लीबिया में ये हो गई हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान सोचता है कि गॉड फॉरबिड पाकिस्तान ऐसे जोग्राफिकल ऐसी कंडीशन में लोकेटेड है कि गॉड फॉरबिड के पाकिस्तान के साथ हुआ तो क्या होगा। तो ये जो फियर है वो इन्वेस्टमेंट आप जिस तरीके से करनी चाहिए, जो आपको चीज़ें लेके चलनी चाहिए, होना ये चाहिए। मैं फिर अगेन कहूँगा कि प्रेजेंट जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं हमारे कंट्रीज़ में ब्लेम गेम ख़त्म होनी चाहिए। एक थ्योरी ये भी है कि पाकिस्तान के लिए तरक्की अब सेंट्रल एशिया के साथ मज़ीद इंटीग्रेट होकर है, क्योंकि ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान से ऊपर अगर हम देखते हैं, और वहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्ट भी पाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कई विज़िट्स रही हैं, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि ट्राईलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बढ़ना चाहिए। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक नए फ्यूचर को, एक प्रॉस्पेरिटी को अनलॉक कर सकता है? ऑफ कोर्स दिस इज़ माय सब्जेक्ट नो। हम डायनेमिक एज अ ग्रुप लॉजिस्टिक्स में अभी तक हम ज़्यादा ओशन फ्रेट, एयर फ्रेट का काम कर रहे थे, वेयर हाउसिंग साइड पे थे, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे थे। तो अभी ये ट्रांजिट ट्रेड जो शुरू हुआ है, तो रिसेंटली मैं यहाँ पे आपके तवज्जो से बताना भी चाहूँगा कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल हमारी एक प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, और रिसेंटली डायनेमिक हैज़ बिन सक्सेसफुल to create a one container terminal in collaboration with, in partnership with NLC, American Consulate के पीछे, that the state of the art facility has been created, और हम मिलके अपना इंशाल्लाह ताला ये ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर इस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए वी आर प्लानिंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तारिक साहब, दिस इंटरव्यू वुड बी इनकम्प्लीट अगर हम बात ना करें मधुबाला के बारे में। यानी अ लॉट ऑफ पीपल, ख़ास तौर पे जो एनिमल लवर्स हैं पाकिस्तान के, एक तो हमारे जूज़ में जो हालात हैं एनिमल्स के, उनको देखकर काफ़ी दिल बर्दाश्ता होते हैं। बट व्हेन 4 Paws और मैनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड नॉइज़ और मधुबाला की प्लाइट पूरी दुनिया तक पहुँचाई गई कि उसके बहन भाइयों से उसको दोबारा यूनाइट कराया जाए, कराची ज़ू से उसको सफारी पार्क लेके जाया जाए, I was very pleasantly surprised to learn कि dynamic logistics played a very key role in that. तो ये ख्याल आप लोगों को कैसे आया? क्या 4 Paws ने आपको कांटेक्ट किया था, या आप लोगों ने वॉलंटरली खुद इसके लिए कहा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं? Actually, internationally dynamic worldwide logistic group is known कि live animal में हमारी specialty है। अच्छा। And whenever any organization or NGO need any sort of a live animal transportation, they always approach dynamic. इससे पहले हमने टाइगर भी एक साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट किया, और ये भी मधुबाला का that was a big event in Karachi, and that NGO approached us, and our team, undoubtedly I'm proud of my team, and they did a marvelous job. और तारिक साहब, इनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? इतना मजेस्टिक जानवर है, यकीनन उसको किसी आम क्रेन से, आम कंटेनर से उठाना करना तो मुश्किल नहीं। किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? और ये क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी कैसे डेवलप की डायनामिक ग्रुप में? ये मैंने कहा है कि अपनी मैं थोड़ा सा इस सिलसिले में आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं दरमियान में आपको बोला था, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द बिग चैलेंज आवर इंडस्ट्री एज वेल। यहाँ पे मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे,
पास में ये था कि आपको अच्छे HR या अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हमारी लॉजिस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री में नहीं आते थे। सही। मैं आपके तो से यहाँ पे इनकरेज करूँगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ को और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक की अपनी क्वालिफिकेशन देनी शुरू कर दी गई हैं। तो इट्स सच अ इंटरेस्टिंग फील्ड, इट्स सच अ डाइवर्सिफाइड फील्ड। तो मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहूँगा कि दे शुड इनकरेज, दे शुड रेकमेंड, एंड इवन हमारी HR कंसिस्टेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। हम अपना उनको बच्चियों को रेकमेंड कर रहे हैं कि आप इस फील्ड में आइए। तो इस सिलसिले में ये चैलेंज तो है, लेकिन हमारी टीम ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कोर एक्सपर्टीज़ दी और उस सिलसिले में अकॉर्डिंगली कंप्लीट इसमें उसका केज बनना था, उसकी टेक केयर करनी थी। फिर इट वॉज अ बिग इवेंट, तो इट वॉज नॉट अ जोक, एवरी टॉम एंड हैरी कैन नॉट डू दैट। इसकी तैयारी में कितना वक्त लगा आपको? यानी सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहते हैं कराची ज़ू से सफारी पार्क में जाना, लेकिन आपने कहा कि कस्टमाइज केज का बनाना था, सारी चीज़ों का ध्यान रखना था, कितना वक्त लगा इसमें? ये समझ लें कि वो एक्टिविटी तो एक दिन की थी, लेकिन पिछले को तकरीबन 6 माह से हम लोग लगे हुए थे। 6 मंथ से लगे हुए थे और 6 मंथ से उसकी स्पेसिफिकेशन केज की, क्योंकि सबसे पहले उसकी हमें लाइफ का था कि गॉड फॉरबिड कि समथिंग विल नॉट हैपन। फिर अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पे एडजस्ट होना था जाके। तो ऑल ऑफ द मीडिया वाज देयर, कराची में वाज देयर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक सक्सेसफुली executed that project, and all of the world knows about it now. बिल्कुल बिल्कुल। So many firsts like these have been a part of Dynamics journey. तारिक साहब, in the end, क्योंकि जिस तरह आपने ख़ुद भी यंगस्टर्स को इनकरेज किया कि ये अपने आप में एक पूरी स्पेशलिस्ट फील्ड है, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। कोई एक पैगाम जो हमारे यूथ को आप देना चाहें, जो अक्सर ये कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं? मैं पहले भी थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, दोबारा मैं ये अब लाइक टू कन्वे हमारी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि किसी और फील्ड में ना जाएं, लॉजिस्टिक फॉरवर्डिंग और शिपिंग के फील्ड में आइए। द रीज़न भी इट्स इंटरनेशनल ये बिज़नेस है, ये बड़ा डाइवर्सिफाइड है, और कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती। डायनामिक ने MTO प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, ट्रेनिंग अकेडमी हम अपना रन करनी शुरू कर दी है, तो लिहाजा दे आर वेलकम। आवर HR डिपार्टमेंट को अप्लाई कीजिए, और डायनामिक अपना इतने सालों के बाद वी आर नाउ ऑलवेज आई एम गिविंग द विजन टू माई टीम टू पे बैक टू द सोसाइटी एज वेल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यंग बच्चे आएँ और उनको कंप्लीट कैरियर ग्रोथ मिलेगा, उनको आगे जितनी भी एडवांसमेंट ऑफ लाइफ की वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इसी तरह मैं 2-4 चीज़ें स्पेशली मैं कहना चाहूँगा। जनरली मैंने जो लाइफ को ज़रा क्लोजली देखा है, मैं बिज़नेस कम्युनिटी को भी रेकमेंड करना चाहूँगा, हर प्रोफेशन में करना। कुछ चीज़ें मैं पहले बोल चुका हूँ, लाइफ शॉर्टकट का नाम नहीं है। हमेशा पैसा अर्न करना हर किसी का ख्वाब होना चाहिए, है एम्बिशियस होना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। हार्ड वर्क इज द की फॉर एनी सक्सेस, लेकिन विदाउट ऑनेस्टी कुछ नहीं होता। मैं अगर अपनी पूरी लाइफ स्पैन को क्रॉस एनालाइज करता हूँ तो मेरी 3 या 4 अल्लाह ताला का गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कि बिजनेस में पेशेंस के बगैर चीज़ें नहीं मूव ऑन होती। सही। क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने खुद बिजनेस बनाया है तो डेफिनेटली उस पर इनिशियल फेजेस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर ट्रूली मेरा बिलीव है हकूक़ुल इबाद पे। आज जितने भी लोग हमारे अदारे के साथ मुतल्लिक हैं, मैं समझता हूँ मेरा कोई कमाल नहीं है। वो अदारे के जो लोग हैं और उनकी फैमिलीज़ बाई इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू उनका एम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है, तो वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की प्रेयर्स ने ख्वाहिशात, एवरी एम्प्लॉय कंसिडर माई सेल्फ एज द फादर फिगर, दिस इज़ माई अचीवमेंट। तो लिहाजा चाहे हमारा प्रोफेशन है, हमारे यहाँ दिस इज़ द बिग चैलेंज। लोग सिराते मुस्तकीम पे चलने की बजाय ज़िगज़ैग चीज़ें कर रहे होते हैं, और हर प्रोफेशन में ये चैलेंज है। तो उस सिलसिले में मैंने आपका पॉडकास्ट के थ्रू आई विल लाइक टू रेकमेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक तो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री बननी चाहिए,
और हमारी इंडस्ट्री में डिसिप्लिन लाने के लिए दिस शुड बी अ प्रॉपर कुछ का फ्रेमवर्क बनना चाहिए। फिर हमारी इंडस्ट्री के आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम एक ह्यूज हमारी वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए हम, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज और इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग है वो होनी चाहिए। एंड अलॉन्ग विद द बिजनेस आई रिमेन आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ पे उस काउंसिल का डायरेक्टर था। फिर आई वॉज द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन, फिर अब आई वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन, आई रिमेन्ड ऑन द स्टैंडिंग कमेटी। राइट नो मैं काउंसिल में हूँ, तो मैंने लाइफ में सब चीज़ें कर चुका हूँ। तो अब वो लिहाजा ये है कि माई दिस नो बिजनेस इज गोइंग टू दिस लेगेसी इज गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। माई बोथ ऑफ सन हैव बीन groomed, both are educated from Australia, both are in the same field, and they're joining hand with me, and already 3 decades have come, and especially my top management, they are all from the various multinationals and are proud of my team. And now alhamdulillah, the people say there's a big challenge in Pakistan. I'm saying there's a lot of opportunities, and we are growing every day. And we are introducing various products. We are specializing in pharma. We are already specialized in warehousing and distribution. Recently, we are more focusing on project business. We have entered into defense logistics. We have entered into terminal. So, my recommendation is business खुद ही आ जाता है, अपनी सोच बड़ी करें। I think that's brilliantly put. जब सोच बड़ी होगी, विजन बड़ा रखें और कंसिस्टेंट अपनी डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ चीज़ों को लेके चलें। और कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी सक्सेस नहीं देता, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, एंड फॉर शेयरिंग नॉट जस्ट योर लाइव इनसाइट्स बट ऑल्सो योर एक्सपीरियंसेस। बहुत सारी बातें थी जो मुझे अभी भी लगता है कि वक्त की कमी के बायस हम नहीं कर सके, बट इट वॉज ट्रूली अ रिमार्केबल कॉन्वर्जेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू सिद्रा, टू यू एज वेल, एंड I know that you are such a great name in Pakistan, and you are pride of Pakistan. And still I'm recalling the nice memory when I was awarded the best logistic forwarding excellence award by the president that of time, the country. When you're standing in the president house, you announced actually. So really I think it's a matter of great pleasure, honor for me as well to be here with you. बहुत शुक्रिया। So somehow or the other I became linked to the Dynamic Logistics group as well. इसी के साथ आपकी comments और feedback का मुझे इंतज़ार रहेगा। There are so many moments that I'm sure you learnt a lot from, and as a champion and as a leader there were so many insights that were shared with you. हमें अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।